अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग इन टंग्स, जो लिखा है जेडी स्मिथ ने। 6 इंग्लिश का ऑलरेडी मैं एक ऐसे अपनी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, द कोविड-19 पैंडमिक। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे स्पीकिंग इन टंग्स। तो ये जो ऐसे हैं इसके लाइक 2 पार्ट्स हैं। तो जो टेक्स्ट है वो भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो सेम वे में जो ये लाइक ऐसे के वीडियोस हैं ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट तो जो कि मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी डिटेल्ड समरी होगी, ठीक है। तो डिटेल्ड समरी को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट है फिर उसकी डिटेल्ड समरी। एंड डिटेल्ड समरी को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो ये टेक्स्ट है इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, एंड इसमें मेटाफर्स का बहुत यूज़ हुआ है, इसमें रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। एंड जब आप ये जो वीडियो है इसको पूरा समझोगे एंड मतलब जो नोट्स हैं उनको सही से पढ़ोगे, तो तब आप क्या करोगे कि जो टेक्स्ट है उसको अच्छे से पढ़ोगे। एंड डिटेल्ड समरी को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट क्वेश्चंस फिर आते हैं तो आप उनको ईजिली आंसर कर पाओगे। वरना अगर छोटी सी समरी मैं प्रोवाइड करूँ तो लाइक आपके क्वेश्चंस फिर छूट सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले डिटेल्ड समरी जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, जो बोथ पार्ट्स हैं तो इनकी। एंड उसके बाद मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें जो 2 पार्ट्स हैं इनकी एक ब्रीफ समरी होगी लाइक 2-3 पेज की। एंड उसके साथ ही जो थीम है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा बस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसकी डिटेल्ड समरी, ठीक है। अबाउट जेडी स्मिथ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर, राइटर। Zadie Smith, born 1975, North London, is a British novelist, essayist, and short story writer. She was born to a Jamaican mother and an English father. She read English literature at Cambridge, graduating in 1997. Her acclaimed first novel, White Teeth, 2000, was a successful debut. The novel is drawn from her own mixed race background. It was a portrait of a multicultural London with a healthy dose of both humor and critical insight. तो जो जेरी स्मिथ है वो पैदा हुई थी 1975 में नॉर्थ लंदन में। तो ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, नॉवल लिखती थी, एसेज लिखती थी, एंड ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती है, ठीक है। तो ये पैदा हुई थी लाइक इसकी जो मदर थी वो जमाइका से थी, एंड जो इसका फादर था तो वो एक इंग्लिश मैन था, ठीक है, इंग्लैंड से था। तो उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा कैम्ब्रिज में एंड वो ग्रेजुएट हुई 1997 में, ठीक है। उसका जो फर्स्ट नावल था लाइक वाइट टीथ 2000 में वो पब्लिश हुआ, एंड उसकी वजह से इसे पहचान मिली, ये बहुत पॉपुलर हो गई उस फर्स्ट नावल से। तो ये एक सक्सेसफुल डेब्यू था, ठीक है, जो इसने स्टार्ट करा। द नावल इज़ ड्रॉन, ये जो नावल है लाइक इसमें इसने बात करी है जो मिक्सड रेस है उसके बारे में, क्योंकि ये खुद भी मिक्सड रेस थी। हमने देखा ये जमाइका से इसकी मदर थी, एंड जो फादर थे इनके तो वो इंग्लैंड से थे। तो ये खुद भी मल्टी कल्चरल थी, मतलब बायरेशल थी, या मिक्सड रेस थी, ठीक है। एंड उसके बारे में इसमें बात करी है इसने। एंड जो लंदन है वो मल्टीकल्चरल है उसके बारे में बात करी है, लाइक बहुत ज़्यादा किस्म के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं जिनके डिफरेंट कल्चर्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर बात की है। इसमें जो ह्यूमर है वो भी है, लाइक मज़ाहिया किस्म की चीज़ें भी हैं इसमें। एंड जो डिफरेंट लोग हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, या हम उनके बारे में देखते हैं। डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, डिफरेंट रेस, मतलब डिफरेंट रेस के जो लोग हैं वो कैसे लंदन में रहते हैं, तो वो हम इस चीज़ में देखते हैं, वो हम इस नावल में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Zadie Smith has been a tenured professor, permanent professor of fiction at New York University since 2010। तो जो जेडी स्मिथ है ये एक लाइक परमानेंट प्रोफेसर हैं फिक्शन की, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी 2010 से ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है ये, ठीक है। A writer with a keen and critical eye, Smith explores questions of identity and cultural belonging within the broader themes of immigrant experience, race, gender and imperialism। तो ये जो जेडी स्मिथ है ये एक ऐसी राइटर है जो कि लाइक एंथुजियाज्म से भरी हुई है, लाइक इसके अंदर जोश है, एंड ये क्रिटिकली भी चीज़ों को एनालाइज करती है, ठीक है। तो जो स्मिथ है लाइक ये क्वेश्चंस उठाती है आइडेंटिटी पे कि कैसे एक इंसान की जो आइडेंटिटी है वो शेप दी जाती है, लाइक कैसे एक जो इंसान है उसकी पहचान की जाती है लाइक रेस के थ्रू,
लाइक जेंडर के थ्रू, इंपीरियलिज्म के थ्रू, या इमाइग्रेंट एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड इसके जो लाइक मोस्टली नॉवेल्स, एसेज वगैरह होते हैं, उनमें जो मैक्सिमम थीम्स होते हैं तो वो हमें लाइक इसी रेस से रिलेटेड, इंपीरियलिज्म से रिलेटेड या इमाइग्रेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क्स एंड अवार्ड्स, तो इसके कौन से वर्क्स हैं एंड इसे कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो उनके ऊपर अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉवेल्स। तो वाइट टीथ 2000 में इसने पब्लिश करी थी, एंड इसकी वजह से इसे क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या प्राइजेस मिले हैं। लाइक गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड इसे मिला है इसके लिए, वाइट ब्रेड फर्स्ट नॉवल अवार्ड इसे मिला है, एंड अ कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इस फर्स्ट नॉवल के लिए, मतलब जो फर्स्ट नॉवल थी इसकी वाइट टीथ, इसके लिए इसे ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं द ऑटोग्राफ मैन। तो ये इसका सेकेंड नॉवल था, 2002 में ये पब्लिश हुआ। इसकी वजह से इसे ज्यूइश क्वार्टरली लिटरेरी प्राइज मिला है, जो कि इसे फिक्शन में मिला है 2003 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़, जो इसकी नॉवल थी ऑन ब्यूटी, 2005 में पब्लिश हुई, एंड इसके लिए इसे प्राइज़ मिला ऑरेंज प्राइज़, फिक्शन में ही 2006 में इसे ये प्राइज़ मिला। ठीक है, उसके बाद अगर रीसेंट नॉवलिस्ट की बात करें, कौन लिखे हैं इसने रीसेंट नॉवलिस्ट, तो ये है NW 2012 में पब्लिश हुआ था, एंड स्विंग टाइम 2016 में। तो उसके बाद एसेज की बात करते हैं। एसेज इसने कौन से लिखे हैं, चेंजिंग माई माइंड, ओकेजनल एसेज, तो ये इसने एसेज लिखे हैं, लाइक ये कलेक्शन होगा एसेज का, 2009 में ये पब्लिश हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद बात करते हैं एक और ऐसे, फील फ्री, 2018 में पब्लिश हुआ। ठीक है, ये बुक ऑफ एसेज है इसकी। एंड उसके बाद इंटीमेशंस 2020 में पब्लिश हुआ, जो कि इसका कलेक्शन है, लाइक पर्सनल एसेज का कलेक्शन है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं, तो ग्रैंड यूनियन इसका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, 2019 में ये पब्लिश हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट टेक्स्ट, तो अभी टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, Speaking in Tongues is the title of a lecture that Zadie Smith gave at the New York Library in December 2008. Smith describes and examines the differences between the use of one voice and the use of multiple voices from her perspective. She questions the ways in which human identity is characterized by the use of a particular language. तो जो स्पीकिंग इन टंग्स है, ये बेसिकली ये एक टाइटल है उसके एक लेक्चर का, जो जेडी स्मिथ ने दिया था न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में दिसंबर 2008 में। तो फोर्थ सेम इंग्लिश में आपको ऐसे ही एक स्पीच थी। ठीक है, आपके सिलेबस में थी मार्टिन लूथर किंग की आई हैव अ ड्रीम। तो सेम वे में ये भी एक स्पीच है जो इसने दी है, जेडी स्मिथ ने दी है न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में दिसंबर 2008 में। ठीक है, स्मिथ जो है वो इसमें बताती है कि कैसे, मतलब क्या फ़र्क है कि एक इंसान जो है जब वो एक वॉइस बोलता है एंड जब वो डिफरेंट वॉइसेस बोलता है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। एंड आगे वो ये चीज़ बताती है कि आगे वो लाइक ये क्वेश्चन उठाती है कि कैसे जो इंसान की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलना है वो उसकी आइडेंटिटी को शेप करता है। मतलब अगर एक इंसान पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, तो कैसे जो उसकी आइडेंटिटी है, कैसे जो उसकी पहचान है वो बन जाती है। एग्जांपल की बात करें, लाइक जैसे अगर कोई कश्मीरी बोलता है तो हमें पता लग जाता है, मतलब अगर बाहर का कोई होगा, अगर वो मतलब उसके सामने कोई कश्मीरी बोलता है, तो उसे पता लग जाता है कि ये कश्मीर से बिलोंग करता है। सेम वे में अगर हमारे सामने कोई पंजाबी में बात करता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये पंजाब से है। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो उसकी वजह से जो एक मतलब कैसे आइडेंटिटी को शेप मिलती है। तो ये क्वेश्चंस भी जो सेडी स्मिथ है इस ऐसे में रेज करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल स्पीकिंग इन टंग्स, तो जो स्पीकिंग इन टंग्स टाइटल है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो ये जो टाइटल है स्पीकिंग इन टंग्स, तो इसे एसोसिएट किया जाता है कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। फिनोमेना इन विच पीपल स्पीक वर्ड्स विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एनी रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज, तो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि जो लोग हैं वो लाइक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जो दुनिया में बाकी जो लैंग्वेज हैं उनमें से किसी से भी मिलती जुलती नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज में वो बात करते हैं जो कि खाली उन्हें ही समझ में आती है, तो क्योंकि वही लोग जो है वो ये बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बताते हैं कि जो ऑफन कंसिडर्ड अ वे पीपल डायरेक्टली टॉक विद डिवाइन, तो इसे कंसिडर किया जाता है कि एक तरीका है जिससे कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो गॉड है उससे बात कर पाते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मतलब क्या है, स्पीकिंग इन टंग्स का मतलब क्या है। एंड जो टेक्स्ट है एंड जो ये लाइक स्पीकिंग इन टंग्स टाइटल है, तो ये एक ऐसा टाइटल है, तो ये आप टेक्स्ट पढ़ के ही खुद देख लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समरी, तो चलिए अब समरी की बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की।
Speaking in Tongues is the title of lecture that Zadie Smith gave at the New York Public Library in December 2008. Speaking in Tongues is an essay with the given message of how we spoke in different languages and voices, how human identity is shaped by the use of a particular language. Speaking more than one voice makes it very powerful and useful when it comes to speaking towards different groups of people. तो स्पीक इन टंग्स मैंने बोला कि ये एक लेक्चर दिया था उसने, तो ये तो मैंने बोला एंड उसके बाद ये भी मैंने बोला कि कैसे लाइक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का बोलना है वो कैसे एक इंसान की आइडेंटिटी को शेप करता है। उसके बाद जो स्पीकिंग टंग्स में जो जेडी स्मिथ है वो आगे बताती हैं कि एक इंसान का एक से ज़्यादा वॉइसेस बोलना जो है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है जब वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा, अगर एक स्पीकर है वो उसके सामने मतलब चार लोग हैं सपोज, वो उर्दू में बात करते हैं एंड एक उर्दू में बात करता है, कश्मीरी में एक, हिंदी में एक, इंग्लिश में। तो ये जो स्पीकर है अगर ये खाली कश्मीरी में बात करेगा तो ये मतलब जो कश्मीरी बंदा इसके सामने बैठा है तो खाली वही इंटरेस्टेड होगा इसकी बात सुनने में। अब अगर यही बंदा जो है वो इन चारों लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, तो वो जो मतलब वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है इन चारों लोगों के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, लाइक अच्छे से जो स्पीकर है वो अच्छे से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पाता है जब वो डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In the beginning of the essay, she starts off by giving a brief summary of how the voice of her childhood, is no longer the same voice she had when she got into the Cambridge. She has acquired an educated accent at Cambridge, and now that is her position within British culture. तो वो बिगनिंग में ही बताती है, इस ऐसे के बिगनिंग में बताती है कि कैसे जो उसकी जो वॉइस है, मतलब जो वो बचपन में बोलती थी जिसे वो कहती हैं द वॉइस ऑफ अ चाइल्डहुड, वो उसके साथ अब नहीं है, क्योंकि जब वो कैम्ब्रिज आई तो उसने एक डिफरेंट एक्सेंट जो है वो लाइक बोलने का तरीका जो है वो अपना लिया, जिसकी वजह से जैसे वो बचपन में बात करती थी वैसे अब वो बात नहीं कर रही है। एंड ब्रिटिश कल्चर में उसकी पोजीशन ऐसी है, मतलब वो वैसे ही अब बात करती है जैसे ब्रिटिशर्स सब बात कर रहे हैं, लाइक जो नेटिव्स हैं वैसे ही बात कर रही है। तो उसने जो अपना जो एक्सेंट है वो चेंज कर लिया एंड उसकी जो पोजीशन है अब ब्रिटिश कल्चर में वो वैसी है कि ये भी लाइक ब्रिटिशर्स की तरह ही बात करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। She thought she was able to keep both voices, but she was wrong. She admits that knowing both gave her a flexibility, but soon her double voice deserted her for a single one. Her educated literary voice was the one that she maintained, since voice adaptation is still the original British sin, while languages or voices are meant to be unchanging and singular. तो उसे लगा था कि वो जो बोथ वॉइसेस हैं उसकी, एक तो चाइल्डहुड वॉइस, दूसरा जो उसने एक्वायर करी थी, उसे लगा कि वो बोथ वॉइसेस जो है इनको रख सकती है, बोथ वॉइसेस में बात कर सकती है, बट वो गलत थी। तो वो आगे एडमिट करती है कि हाँ कुछ टाइम तक इसने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दी कि लाइक मैं बोथ वॉइसेस में बात कर सकती थी, बट इससे ये दिक्कत हुई कि मैं फिर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। लाइक अगर मुझे एक ही लैंग्वेज में बात करनी होती थी तो मैं लाइक इंटरमिक्स कर देती थी इन दोनों को, तो मैं एक ही वॉइस में अब बात नहीं कर सकती थी, ठीक है। एंड आगे वो बताती हैं कि जो एजुकेटेड वॉइस है फिर उसने उसी को मेंटेन करा, लाइक जो बचपन की जो वॉइस थी उसकी तो उसने उसे बुला दिया एंड खाली वही फिर वॉइस है उसके ऊपर ही फोकस करा, उसे ही मेंटेन करा। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश कल्चर है उनमें लाइक ये चीज़ है कि आप फिर वॉइस चेंज नहीं कर सकते, या जो आपकी जो नेटिव वॉइस है आप वही रखो। एंड अगर आपने अब ब्रिटिश लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करी तो आपको वही रखना पड़ेगा। एंड ये यहाँ तक लाइक बोल देते हैं कि अगर कोई अपनी लैंग्वेज जो है वो चेंज करेगा और लाइक जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, मतलब ज़्यादातर जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर वो कोई चेंज करेगा तो ये लाइक गुनाह है, मतलब ये तक वो कह देते हैं कि ये गुनाह है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो वॉइसेस हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, ये अनचेंजिंग है, इनमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई जो इंसान है उससे वॉइस चेंज नहीं करना चाहिए, या जो मिलावट है लाइक लैंग्वेजेस की, मतलब अगर एक लैंग्वेज बोल रहा है तो दूसरे वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड लैंग्वेज और सिंगुलर कि लाइक लैंग्वेज जो है वो प्योर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइक अगर हम कश्मीरी में बात कर रहे हैं तो इसमें उर्दू के वर्ड्स भी हम डाल रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, नहीं, अगर आपको बात करनी है तो आप एक ही लैंग्वेज में बात करो, ठीक है। तो लाइक ये लाइक उनका मानना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Then she goes in and describes how people view her because she wasn't from the same place. People talked and spoke differently. There was so much diversity, making it hard for her to fit in as she tries to become one of her peers.
trying to adjust to the new environment and calls them the voice of flattered people. She just wanted to be accepted. She tried to add a new kind of knowledge to a different kind, and when finally got to fit in, she mentioned that she could not express herself in her childhood language. तो वो ये थोड़ी सी समरी प्रोवाइड करती है कि कैसे उसने न्यू जो एक्सेंट है वो एक्वायर करा एंड उसके बाद उसे क्या चीज़ें देखने को मिली एंड वो फिर आगे बताती है कि जो लोग हैं वो उसे कैसे लाइक देखते थे एंड क्योंकि वो उस सेम जगह से नहीं थी जहाँ से वो बाकी लोग जो थे जहाँ पे वो पढ़ती थी तो वो उस जगह से नहीं थी वो डिफरेंट जगह से थी ठीक है एंड जो वहाँ पे लोग थे तो वो डिफरेंट एक्सेंट्स में बात कर रहे थे उनका पूरा अलग था तो एंड वो जैसे बात करती थी तो वो पूरा अलग था ठीक है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी जो लोग हैं वो डिफरेंट एक्सेंट्स में बात करते थे ठीक है तो ये चाहती थी एंड इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि ये अडेप्ट हो जाए ये इसमें फिट नहीं होती थी एंड इसने फिर कोशिश करी कि ये उनकी तरह ही बने लाइक जो इसके क्लास फेलोज थे क्लासमेट्स जो इसके थे तो इसने कोशिश करी कि मैं उनके जैसा ही बनूं एंड इस न्यू एनवायरनमेंट में खुद को फिट करने की कोशिश कर रही थी एंड ये जो मतलब लोग थे ऑलरेडी वहाँ पे मतलब जिनका डिफरेंट एक्सेंट था या जो एक्सेंट इसने अब एक्वायर करा तो ये उनको कहती थी द वॉइस ऑफ लैटर्ड पीपल मतलब ये वो ज़ुबान है जो कि एजुकेटेड लोगों की ज़ुबान है ठीक है एंड उसने वो फिर आगे बताती हैं कि वो बस इतना चाहती थी कि लोग जो हैं वो उसे एक्सेप्ट करें एंड इसने कोशिश करी कि एक न्यू लैंग्वेज लाइक ऐड करने की एक पुरानी लैंग्वेज को लाइक जो इसकी चाइल्डहुड लैंग्वेज थी तो उसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज ऐड करने की एंड फाइनली जब वो इस लाइक इसने ये ऐसा करा एंड वो फिर कामयाबी होने वाली थी बट फिर क्या हुआ कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कि जो उसकी चाइल्डहुड लैंग्वेज जो थी ये खुद को फिर उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी तो जिसकी वजह से जो इसका जो न्यू एक्सेंट है इसने फिर उसी को मेंटेन करा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं शी साइट्स द क्लास केस ऑफ एलिजा डोलिटल द हीरोइन ऑफ जीबी शॉज पिगमेलियन Pygmalion, a famous popular play written by G.B. Shaw, was staged in 1912. Henry Hagen's professor makes a bet with Pickering, his friend, that he can train a Cockney flower girl from the street, Eliza Doolittle, into a duchess, gentle lady, by teaching her gentility, the most important element of which he believes is impeccable speech. The play is a satire on the rigid British class system. तो वो फिर एग्जाम्पल लेती है लाइक एक रेफरेंस लेती है एलिजा डोलिटल का तो ये कौन है एलिजा डोलिटल ये हीरोइन है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है उसका एक प्ले है उसका नाम है पिगमिलियन तो ये उसी की हीरोइन है ठीक है पिगमिलियन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्योंकि आगे हेल्प करेगा हमें तो जो एक पैगमिलियन है ये एक पॉपुलर प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शाह का जो कि फर्स्ट स्टेज करा गया था 1912 में परफॉर्म करा गया था ठीक है तो हेनरी हिगिनस जी इसमें एक प्रोफेसर होते हैं ये अपने जो दोस्त हैं उनके पिकरिंग तो उसके साथ शर्त लगाते हैं कि वो एक लड़की को ट्रेन करेगा कॉकनी फ्लावर गर्ल कॉकनी मतलब कि जो वर्किंग क्लास लंडनर्स होते हैं मतलब जो काम करते हैं लोग उनका एक अलग एक्सेंट होता था लंदन में ठीक है तो ये अपने दोस्त के साथ वही बेट लगाता है कि ये इस लड़की को लाइक चेंज करेगा ये जो वर्किंग क्लास लेडी है ये इसे चेंज करके लाइक डचेस बनाएगा डच मतलब कि आप ऐसा समझ लो नवाब की बीवी की तरह ठीक है मतलब ये इसे एक अच्छी लेडी बनाएगा ये ताकि ये रॉयल लगे एंड ये इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा लाइक कैसे बिहेव करना है कैसे मतलब ड्रेसिंग वगैरह करनी है कैसे बातचीत करनी है ठीक है ये इसे सारी चीज़ें सिखाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये उसे सिखाएगा तो वो है इम्पेकेबल स्पीच जिसका मतलब है फ्री फ्रॉम फॉल्ट तो ये इसे जो लैंग्वेज है जो इसे एक्सेंट सिखाएगा तो लाइक ऐसा लगेगा कि ये जो एक्सेंट है ये इसके पास बचपन से है ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसने एक्वायर करा है ये इसने हासिल करा है ठीक है तो ये जो प्ले है ये एक सटायर है बेसिकली कि लाइक ये एक तनज है जो इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का जो क्लास सिस्टम है जो रिजिड क्लास सिस्टम है तो उसके ऊपर ये तनज है ठीक है तो आगे बात करते हैं When Eliza arrives at Higgins's store, her accent is Cockney-like, but after the experiment, she is made a completely different person due to her accent and dressing sense. Even her father could not recognize her. Agnes has made Eliza Doolittle awkward in between thing. Neither flower girl nor lady, with one voice lost, another gained. Her father, Alfred Doolittle, secured 3,000 a year on the condition that he has to lecture for the Wanfeller Moral Reform World League up to 6 times a year. तो ये जो अलाइजा हैं जब ये हैगनस के डोर पे जाती हैं एंड इसका जो
एक्सेंट होता है वो पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका एक्सेंट कॉकनी टाइप का होता है, लाइक वर्किंग क्लास लंडनर्स की तरह इसका जो एक्सेंट है वो होता है। बट एक्सपेरिमेंट के बाद इसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बना दिया जाता है, ये पूरी अलग इंसान बन जाती है, ठीक है। इसका जो एक्सेंट है वो पूरा डिफरेंट होता है, इसके बातचीत करने का तरीका डिफरेंट होता है, इसके जो कपड़े हैं वो लाइक जैसे रॉयल्स पहनते हैं, जैसे नोबल्स पहनते हैं वैसे ही होते हैं। इवन जो इसका फादर है वो भी इसे पहचान नहीं पाता। तो जो हैगन्स हैं फिर ये इसे एक अजीब चीज़ बना देता है, लाइक एक इन बिटवीन थिंग, क्योंकि इसकी एक वॉइस जो है ओरिजिनल इसकी वॉइस है वो एक खो देती है, एंड जो नई वॉइस है वो अडेप्ट कर लेती है। एंड हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लाइक इसने वॉइस अडेप्ट कर ली है, ड्रेसिंग सेंस अडेप्ट कर ली, बट इसकी जो मेंटेलिटी है वो फिर भी सेम ही रही होगी, ठीक है। एंड उसके जो फादर थे एल्फ्रेड डोलिटल, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं करी है, लाइक यहाँ पे एक बंदा होता है उसका नाम है एजरा डी वनफेलर। तो वो एक इंसान होता है जो इसके फादर हैं एल्फ्रेड डूलिटल, तो वो इसका जो एक्सेंट है वो इसे चेंज कर देता है, ठीक है। ये भी वर्किंग क्लास का होता है, ठीक है। तो इसे भी एक फिर लाइक मिडिल क्लास का बना देता है या हाई क्लास का बना देते हैं फिर, ठीक है। इसका एक्सेंट भी वो चेंज कर देता है, एंड फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3,000 जो है उनकी करेंसी में लाइक पर ईयर दूंगा, बट तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो वनाफेलर मॉरल रिफॉर्म वर्ल्ड लीग है, पता नहीं ये कोई इनका इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे जो लैंग्वेज है या जो एक्सेंट है वो चेंज करवाते होंगे, तो तुम्हें यहाँ पे लेक्चर देना है, लाइक साल में 6 बार तुम्हें यहाँ पे लेक्चर देना है, तो मैं तुम्हें 3,000 इसके लिए दूंगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लोग हैं लाइक जो बाप हैं एंड जो बेटी हैं, इन दोनों की जो वॉइसेस हैं, जो एक्सेंट्स हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है एंड इनको इन बिटवीन थिंग जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Shaw's play, which is the tale of the girl who changes her voice and loses herself, is highly didactic, according to Smith. Smith explores the constant fear towards being in between position. She mentions this horror as it relates to various situations, starting with the tragic mulatto and the situation of transsexual, etc. तो जो शाह का जो प्ले है, जो कि कहानी है एक लड़की के बारे में जो अपना जो एक्सेंट है वो चेंज कर देती है, खुद को खो देती है। तो स्मिथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये चीज़ सीख सकते हैं कि अगर एक इंसान अपना जो उसका पहले जो एक्सेंट होगा फिर उसके बाद वो कोई दूसरा एक्सेंट एक्वायर करता है, हासिल करता है, तो वो जो उसका पहले वाला एक्सेंट जो है वो उसे खो देता है, ठीक है। या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि वो खुद को खो देता है, ठीक है। तो स्मिथ जो है वो आगे बताती है कि जो ये इन बिटवीन थिंग है, लाइक एक इन बिटवीन पोजीशन होना, तो ये लाइक ये बुरी चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में बात करती है कि लाइक ये डर जैसा होता है, एंड ये इसको रिलेट करती है जैसे कि एक इंसान जो है वो ट्रांससेक्सुअल होता है, लाइक ना तो मेल ना तो फीमेल, लाइक बीच का। तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटर जानते हो। एंड उसके बाद एक और चीज़ है इसको रिलेट करती है जैसे कि ट्रैजिक मलैटो। मलैटो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके लाइक जिसके जो पेरेंट्स हैं वो वाइट एंड ब्लैक होते हैं, ठीक है। एक मिक्सड रेस का इंसान हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रैजिक मतलब कि उसके लिए ट्रेजिडी है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी करा है ट्रैजिक मलैटो क्या है। ये एक मिक्सड रेस का इंसान होता है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए एज्यूम किया जाता है कि ये डिप्रेस्ड होगा, वो इसलिए क्योंकि ना तो ये कम्प्लीटली वाइट वर्ल्ड में फिट होता है, ना तो ये कम्प्लीटली ब्लैक वर्ल्ड में फिट होता है, क्योंकि इसके जो मतलब पेरेंट होते हैं, एक पेरेंट इसका ब्लैक होता है, इसका दूसरा जो है वो वाइट होता है। तो अगर ये पूरा ब्लैक या पूरा वाइट होता तो हाँ ये फिट हो सकता था, बट यहाँ पे एक इन बिटवीन थिंग बन चुका है, इन बिटवीन पोजीशन में है ये, कि ना तो ये उससे खुद को रिलेट कर पाता है ना तो इससे खुद को रिलेट कर पाता है। तो ये इसके लिए लाइक डर बन जाता है, ये इसके लिए जो है मतलब एक डर की सिचुएशन है कि मैं मतलब कि एक इंसान जो है वो लाइक बीच में है, ठीक है। ना तो वो खुद को इस उस चीज़ से रिलेट कर पाता है, ना तो खुद को इस चीज़ से रिलेट कर पाता है, लाइक पूरा अलग है, ना तो वहाँ ना तो यहाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Smith says compromise needs to be made when conflicting voices or opinions exist. One of the voices must be sacrificed or given up to resolve the duality or conflict, making the situation singular or unified. Smith highlights how Shaw's play features multifaceted characters with their diverse voices perfectly given without losing any authenticity. तो जो स्मिथ है वो बताती है कि लाइक हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए जब इस चीज़ के ऊपर बात हो, इस इशू के ऊपर बात हो कि मतलब डिफरेंट वॉइसेस एग्जिस्ट करते हो, डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हो। आगे बताती है कि जो एक वॉइस है उसको हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए
लाइक दूसरी वॉइस के लिए, ताकि ये जो डुअलिटी है ये ख़त्म हो जाए, जो ये तनाज़ा है ये ख़त्म हो जाए। तो जो लोग हैं वो एक ही तरह के बने, ठीक है, लाइक सिंगुलर बने, यूनिफाइड बने। तो लाइक हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा लाइक बहस नहीं करनी चाहिए कि कोई लाइक इसकी ब्लैक पेरेंटेज है, इसकी वाइट पेरेंटेज है, तो इस से लाइक हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो सुमित जो है वो आगे एक्सप्लेन करती है कि ये जो शाह का जो प्ले है इसमें हमें लाइक बहुत सारे करेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनका कि जो कि मल्टीफेसिटेड करेक्टर्स हैं, मतलब जिनका लाइक डाइवर्स कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें, कि बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि लाइक एक ही जैसे वो नहीं है, देयर इज़ नो यूनिटी इन देम, कि वो यूनिफाइड नहीं है, वो इनमें सिंगुलैरिटी नहीं है। तो वो पूरे डिफरेंट है, एक कैरेक्टर एक किस्म का है, उसका एक्सेंट डिफरेंट है, उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, उसका जो सोचने का तरीका है, जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। तो वैसे ही इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं तो वो हैं, एंड उनकी जो वॉइसेस हैं वो भी डिफरेंट हैं, एंड वो लाइक अपनी ऑथेंटिसिटी जो है, अपनी जो सच्चाई है उसे खो नहीं रही हैं। अगर कोई बुरा है तो वो अपने आप को बुरा ही पोर्ट्रे कर रहा है, कोई अच्छा है तो वो अपने आप को अच्छा ही पोर्ट्रे कर रहा है, एंड ना तो वो लाइक ऑथेंटिसिटी जो है उसको लूज नहीं करते वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉरल ऑफ द एलाइजा स्टोरी सीम्स डिडैक्टिक, बट इट्स कंट्राडिक्टेड बाय द फैक्ट ऑफ द रिच complexity of the play's characters. The author praises Shaw's remarkable ability to capture various quirks, somebody's character or behavior of people akin to Shakespeare's talent. तो जो मॉरल है एलाइजा स्टोरी का, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एक वॉइस को दूसरी वॉइस के लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, ताकि जो लाइक यूनिफॉर्मिटी पैदा हो, ताकि जो सिंगुलैरिटी है वो पैदा हो, लाइक ये डुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, लाइक इन बिटवीन थिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इंसान जो है वो एक जैसा ही दिखे, ठीक है, उसकी एक जैसी ही लैंग्वेज हो, दूसरे को सेक्रीफाइस करना चाहिए, दूसरी लैंग्वेज को सेक्रीफाइस करना चाहिए। बट यहाँ पे एक और फैक्ट जो है वो इसके खिलाफ जाता है, जो चीज़ मैंने बोली इसके खिलाफ जाता है, वो ये है कि एक प्ले में हमने देखा कि इसमें जो करेक्टर है वो बहुत डाइवर्स है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स हैं इसमें, जिनकी क्या लैंग्वेज अलग है, एक्सेंट उनका अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनकी पूरी चीज़ें अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, व्यू पॉइंट अलग है, ओपिनियन अलग है, उनका सब कुछ अलग है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपके एक प्ले में जो सारी चीज़ें हैं उसमें लाइक एक प्ले में आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक प्ले में आपकी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइक प्ले से बाहर जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे जो लोग हैं वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के लिए, ताकि जो सिंगुलैरिटी है वो पैदा हो, ताकि जो लाइक यूनिटी है लाइक वो पैदा हो। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड आगे जो ऑथर है वो ये बताती है कि वो शॉ को लाइक प्रेज करती है, शॉ मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसकी जो एबिलिटी है उसको लाइक प्रेज करती है, उसकी तारीफ़ें करती है कि लाइक वो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है उनको इमेजिन कर सकता था, एंड बहुत सारी जो लाइक लैंग्वेजेस हैं मतलब उनमें उससे महारत थी। वो उसे लाइक कंपेयर करती है कि शेक्सपियर के साथ, कि उसके पास भी लाइक ऐसे टैलेंट थे कि वो लाइक बहुत सारे लोगों को इमेजिन कर सकता था, वो कैसे बोलते होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, तो तभी वो लाइक इतनी चीज़ें जो है वो लिख पाते थे। Additionally, it suggests that Shaw possessed a gift of speaking in tongues, which he did not or could not give to Eliza. तो एडिशनली इससे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि शाह जो है उसके पास एक गिफ्ट था, लाइक बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात करना, बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझना, जो कि ये एलाइजा को नहीं दे सकता था या उसे नहीं दे पाता था, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बात करते हैं। देन द ऑथर एक्सप्रेसेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ ग्लूमी सैड स्टोरी शॉज पिगमेलियन टू अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वर्जन पेनड बाय द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन हिज बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो उसके बाद जो ऑथर है ये लाइक अपना जो टॉपिक है वो चेंज करती है, फ्रॉम अ ग्लूमी सैड स्टोरी टू अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वर्जन। तो ये जो पेगमिलियन है ये एक सैड स्टोरी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो एक लड़की है वो अपना एक्सेंट खो देती है, खुद को खो देती है, एंड उसके बाद ये एक पॉजिटिव वर्जन की तरफ जाती है, जो कि लिखा है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने, ठीक है, मतलब बारक ओबामा ने। तो उसका एक मेमवा है लाइक जिसका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो आगे जो ऑथर है वो इसके बारे में बात करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The author admires the president's skillful use of dialogue, bringing to life a diverse cast of characters similar to James Baldwin's
approach in another country. The new president has remarkable ability to portray and understand a wide range of diverse characters. The list includes individuals from different backgrounds and democracies, such as young Jewish male, elderly black woman from South Side, a white woman from Kansas, Kenyan elders, etc. etc. तो जो ऑथर हैं, जो जेडी स्मिथ हैं, तो वो जो मतलब जो प्रेसिडेंट हैं बाराक ओबामा, तो वो लाइक इसको प्रेज़ करती है कि इसके पास ये स्किल हैं, ये लाइक वैसे बात करता है या इसके अंदर बहुत सारे जैसे करेक्टर्स छुपे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत लाइक डाइवर्स वे से बात कर सकता है, बहुत सारी लैंग्वेज से आती है, ठीक है। एंड वो बताती है कि लाइक ये वैसे हैं जैसे जो जेम्स बॉल्डविन है, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, उसने पता नहीं कुछ उसका वर्क है अनदर कंट्री, तो उसमें कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि जिसके पास लाइक ऐसी एबिलिटी हो कि वो डिफरेंट वे से बात कर सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। तो जो ऑथर है वो बताती है कि लाइक जो बाराक ओबामा हैं तो वो भी वैसे ही है, उसका भी अप्रोच वैसा ही है, वो भी डाइवर्स कैरेक्टर्स में बात कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑथर है वो ये बताती है कि जो प्रेसिडेंट है इसके पास रिमार्केबल कैपेबिलिटी है कि वो मतलब एक तो बोल सकता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। दूसरा कि वो उनको लाइक अंडरस्टैंड कर सकता है, लिटरली अंडरस्टैंड कर सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को। तो मतलब फिर कुछ एग्जांपल्स दी है कि लाइक वो किसकी तरह बात कर सकता है या किन को समझ सकता है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डेमोक्रेसीज से आते हैं। तो लाइक जैसे यंग ज्यूश मेल है वो उनकी तरह लाइक बात कर सकता है। एंड एल्डरली ब्लैक वुमेन फ्रॉम साउथ साइड, लाइक अमेरिका के साउथ साइड से जो ब्लैक वुमेन है उनकी तरह वो बात कर सकता है, उनको समझ सकता है। वाइट वुमेन फ्रॉम कैंसस, कैंसस एक स्टेट है यूएस में। एंड कीनियन एल्डर्स, तो लाइक कीनिया के जो एल्डर्स हैं तो उनसे, क्योंकि जो बाराक ओबामा है उसके जो फादर थे तो वो कीनिया से थे, तो लाइक वो उनकी तरह भी बात कर सकता था या उनको भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The author emphasizes that the president's skill goes beyond merely speaking on behalf of his people. He can genuinely embody their experiences and voices. This talent makes him a powerful communicator who can connect with and represent various communities effectively. Author जो है वो इस चीज़ पे लाइक गौर करती है कि ये जो प्रेसिडेंट के पास ये जो स्किल है, ये खाली ये नहीं है कि लाइक वो जो उसके लोग हैं उनके बिहाफ पे बोलता है, नहीं, ही कैन जेन्युइनली embody them, मतलब कि ये उनकी तरह बोलता है, ये उनको जेन्युइनली फील कर सकता है कि वो क्या चीज़ें फील कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंड उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड उनकी जो वॉइसेस है वो लाइक बोलता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, लाइक वो उनको लिटरली समझता है, ठीक है। तो ये जो टैलेंट है ओबामा के पास, तो ये इसे एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाता है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट के पास ये स्किल ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि उसे लाइक अगर बात करिए यूएस की, वो लाइक बहुत बड़ी लाइक कंट्री है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं जिसमें कि लाइक बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनका डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो लाइक बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती है, तो उनके बिहाफ पे बात करना या उनसे अच्छे से कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना उनके साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्रेसिडेंट के लिए। एंड जो ओबामा थे तो उनके पास ये स्किल था कि वो लाइक कनेक्ट कर सकते थे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Then the author describes a well observed scene related to young Obama, 17. In this scene, Obama is engaged in a conversation with a friend, discussing their experience at parties. The dialogue is about Obama's humor and ability to analyze situations. Although the voice is recognizable, Obama's there is a notable transformation in his perspective and understanding, which leaps Eliza's transformation in Shah's Pygmalion. तो जो ऑथर है वो फिर उसके बाद एक सीन डिस्क्राइब करती है जो कि ओबामा से रिलेटेड है, जब वो 17 साल के थे, ठीक है। तो इस सीन में क्या होता है कि जो ओबामा है वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं, एंड वो एक पार्टी पे गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डायलॉग के बाद आप ये रेड से लाइक क्रॉसेस देख सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायलॉग है ये टेक्स्ट पे दिया है, नीचे मैंने मेंशन करा है कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 115 लाइंस 4 to 12। तो ये जो डायलॉग है ये आपके टेक्स्ट पे दिया है। तो ये बात कर रहे होते हैं आपस में, एंड इसका जो फ्रेंड है वो उसे बोल रहा होता है कि जो एशियन गर्ल्स है वो लाइक एशियन एंड वाइट गर्ल्स, तो वो रेसिस्ट्स है। एंड जो ओबामा है वो उसे कहता है कि नहीं, वो रेसिस्ट्स नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर एक लड़की जो है अगर वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, मतलब अपने फ्रेंड को बोलता है ओबामा कि अगर वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ लाइक ऐसे बाहर नहीं जाती बात करने, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रेसिस्ट है। तो कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं इसके लिए, तो ये चीज़ उसे रेसिस्ट नहीं बनाती, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ओबामा जब 17 साल के भी थे तो तब भी उसका जो पर्सपेक्टिव था वो कैसा था,
एंड लाइक उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की तो वो कैसी थी, तो इसकी वजह से जो लाइक ये ओबामा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये एलिज़ा के ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत आगे है। लाइक एलिज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, उसकी जो लाइक ड्रेसिंग सेंस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, उसकी जो बातचीत है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, बट उसका जो पर्सपेक्टिव था तो वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी तो वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेंट उन्होंने चेंज कर दिया उसका, बट मेंटेलिटी तो वही रह गई ना। बट जो ओबामा है उसकी जो मेंटेलिटी है तो वो पहले से ही चेंज थी, कि मतलब वो लोग उसे अलग सोचता था। आप देख सकते हैं कि उसके जो फ्रेंड हैं तो लाइक उनकी सोच कैसी है एंड वो कैसे सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, बट जो ओबामा है एट द एज ऑफ 17 वो कैसे सिचुएशंस को एनालाइज करते थे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Obama's experiences have made him more optimistic in his views, and he seeks to challenge simplistic assumptions and dogmas. He addresses issues of race with ease and humor. तो ओबामा के जो एक्सपीरियंसेस थे तो उन्होंने उसे लाइक पॉजिटिव इंसान बनाया था। लाइक उसका जो उसका जो व्यू था, उसका जो ओपिनियन था, तो वो लाइक पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेता था। एंड लाइक जैसे चल रहा था, लाइक सिंपलिस्टिक चीज़ों को वो लाइक क्वेश्चन करता था। डोगमास का मतलब है प्रिंसिपल्स, लाइक तो वो उनको क्वेश्चन करता था। जैसे हमने अभी देखा कि लाइक उसका जो फ्रेंड है तो उसके साथ एक लड़की बाहर नहीं गई या उसके साथ बात नहीं करी तो उसने इसे रेसिस्ट का टैग टैग नहीं दिया, जबकि उसके जो फ्रेंड है उसने रेसिस्ट का टैग उसे दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से एड्रेस करता था। लाइक रेस जो है, जो कि एक पेचीदा टॉपिक है, तो इसको बहुत ईजी एंड लाइक मज़ाहिया किस्म से ये उसको एड्रेस करता था। Author also uh, Author also points out that Obama's growth is not about losing his true voice, but rather a gaining of multiple voices. The message from this is each individual should stay true to their multiple selves, embracing their complexities rather than conforming to a singular narrative or identity. Author says for Obama, having various voices is not a burden, rather a gift that enriches his understanding or identity. तो जो ऑथर है वो लाइक इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये जो ओबामा की जो ग्रोथ है ये लाइक इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो अपनी ट्रू वॉइस है वो खो दी, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने मल्टीपल वॉइसेस एक्वायर करी। एंड फिर वो जो मल्टीपल वॉइसेस जो उसने एक्वायर करी तो हर किसी वॉइस में वो लाइक उसने अपना ट्रू सेल्फ दिखाया। ठीक है, एक वॉइस के लिए उसने दूसरी वॉइस को सेक्रीफाइस नहीं करा, उसने दूसरी वॉइस को खो नहीं दिया। ठीक है, तो वो लाइक अच्छे से बात करता था, अच्छे से खुद को एक्सपीरियंस करता था, वो उस वॉइस के लिए ट्रू रहा। ठीक है, तो इससे हमें ये मैसेज देखने को मिलता है कि जो हर कोई जो इंडिविजुअल है उसे लाइक जो मतलब अगर वो 2-3 लैंग्वेज बोलता है तो इसे लाइक प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ मैं 2-3 लैंग्वेज बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि लाइक वो बोले कि कोई लैंग्वेज जो है ये सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, मैं इसको इस लैंग्वेज के लिए सेक्रीफाइस करूँगा। नहीं, इसको हर किसी लैंग्वेज के लिए ट्रू रहना चाहिए, हर किसी लैंग्वेज में खुद को एक्सपीरियंस खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, एंड ऑथर जो है वो आगे बताती है कि ओबामा के लिए जो डिफरेंट वॉइसेस का होना, डिफरेंट लैंग्वेजेस का होना, ये एक बर्डन नहीं है, बल्कि ये एक इसके लिए गिफ्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की तो वो बहुत लाइक पॉजिटिव है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। एंड इसकी जो आइडेंटिटी है वो उसको भी शेप करती है। लाइक इसकी वजह से लाइक ये इसकी जो आइडेंटिटी है वो भी डाइवर्स होती है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ इससे भी बन जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The author finds the title of the book, Dreams from My Father, a story of race and inheritance, misleading. It suggests a linear inheritance where a son inherits and fulfills his father's dreams. However, the author believes that the book's content is more complex and diverse. Dreams from My Father would have been a fine title for John McCain's a book, Faith of My Fathers, which talks about linear inheritance, in his case, Soldier to Soldier. जो ऑथर है वो ये बताती है कि जो ओबामा का जो मेमवा है उसकी जो बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, इसका टाइटल है स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो ये लाइक गलत है, ये इसका ये टाइटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस टाइटल की बात करते हैं तो ये सजेस्ट करता है, लाइक इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये लीनियर इनहेरिटेंस की बात करता है। ठीक है, जहाँ पे एक जो सन है वो लाइक जो उसके बाप ने बोला होगा कि लाइक ये ड्रीम उसका है, या उसके जो बाप करते थे तो लाइक उसको भी वही करना है, ये लाइक ऐसे
चीज़ सजेस्ट करता है। बट अगर बात करें जो बुक का कंटेंट है तो वो ज़्यादा डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंड आगे बताती है कि ये जो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर है ये होना चाहिए था टाइटल किसका, जॉन मैकेन्स बुक फेथ ऑफ माई फादर्स। तो जो फेथ ऑफ माई फादर्स जो है उसका टाइटल होना चाहिए था ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, क्योंकि उसमें जो जॉन मैकेन है वो बात करता है कि लीनियर इनहेरिटेंस के बारे में, एंड उसके केस में सोल्जर टू सोल्जर कि लाइक उसका बाप सोल्जर था एंड उसका बेटा सोल्जर होगा, बेटे का बेटा सोल्जर होगा, तो वो उसकी बात करता है। तो ऑथर यही बताती है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर का टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो है लाइक इस बुक में जो लाइक चीज़ें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, या मतलब वो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें अंदर दी हुई हैं। ये खाली लीनियर इनहेरिटेंस की बात नहीं करता। ये जो बुक का जो लाइक इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत वसी हैं, खाली यही तक महदूद नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Obama's book is not just about a linear paternal inheritance, but rather about the twist of various dreams and aspirations that shape his identity. While the failure of his parents' relationship may have shattered some dreams, it also opened new possibilities for Obama. तो ओबामा की जो बुक है ये खाली लाइक लीनियर पैटर्नल इनहेरिटेंस के बारे में ही बात नहीं करती, ठीक है। इसमें बहुत सारे लाइक ड्रीम्स जो हैं उनके बारे में बात की गई है, एंड एस्पिरेशंस जो आरज़ू हैं लाइक ओबामा की उनके बारे में बात करी गई है, जिसकी वजह से जो ओबामा की आइडेंटिटी है उसको शेप मिलती है, ठीक है। तो जो ओबामा के जो पेरेंट्स थे उनकी जो रिलेशनशिप है तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जो उसकी मदर थी तो उसने शादी कर ली थी लाइक ओबामा के जो फादर थे उससे, जो कि कीनिया से थे। उसके बाद वो जब शादी उनकी टूट गई तो उसके बाद जो उसकी माँ है तो उसने शादी की थी फिर इंडोनेशिया के एक लाइक लड़के से, ठीक है। तो उनकी जो शादी है वो नहीं टिक पाई ज़्यादा, बट एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओबामा है उसकी वजह से हाँ कुछ ड्रीम्स जो हैं वो टूट गए होंगे, क्योंकि उसके जो फादर हैं शायद उनने उसे बोला होगा कि लाइक तुम्हें ज़िंदगी में ये करना है, या वो कोई चीज़ कोई और चीज़ करनी है, उसकी वजह से वो ड्रीम तो उसके टूट गए। बट उसकी वजह से लाइक ओबामा जो हैं उसके लिए मतलब नए दरवाजे खुल गए कि वो लाइक जो बाकी जो ड्रीम्स हैं वो उनको एक्वायर कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो वो खुद से चाहता है कि लाइक उसका इनर सेल्फ जो बोलता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तो उसने वो चीज़ें फिर ज़िंदगी में अपनी की। नॉट कि लाइक जो इनहेरिट लाइक उसने ड्रीम्स करे थे या जो उसे बोला गया था उसने वो करा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Author explores the idea of occupying a dream which is different from merely inheriting one. In the case of Cary Grant, when Briston Akabal Leach transformed into Cary Grant, who embodied a dream-like figure created by moviegoers during difficult times, just as voters seem to have dreamed up for Obama during challenging times. Pauline called Cary Grant the man from Dream City implies that Grant represents a figure that embodies the dreams and aspirations of many people. ऑथर जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देती हैं कि जो ड्रीम हम लाइक चाहते हैं कि हम कोई जो ड्रीम है उसको फॉलो करें, ठीक है, उसके पीछे भागे, तो वो इससे बिल्कुल अलग होता है जो हमने ड्रीम जो है वो इनहेरिट करा होता है। लाइक जो हमारे बोलते हैं लाइक फादर वगैरह हमें बोलते हैं कि आपको ये ड्रीम जो है इसके पीछे भागना है, या आपको ये ड्रीम जो है ये फुलफ़िल करना है, तो ये इसमें डिफरेंस होती है, ठीक है। एंड वो लेती है एक केस कैरी ग्रांट का। कैरी ग्रांट जो है ये एक इंग्लिश अमेरिकन एक्टर थे जो कि मिड अटलांटिक एक्सेंट के लिए जाने जाते हैं, उसकी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, एंड उसकी कॉमेडी जो है उसके लिए जाने जाते हैं। उसका जो रियल नेम था वो था ब्रिस्टन एकबॉल लीच। तो जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब जब ब्रिस्टन एकबॉल लीच जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ कैरी ग्रांट में, तो वो ट्रांसफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे नीड थी लाइक जो डायरेक्टर्स वगैरह थे या जो ऑडियंस थी वो चाहती थी लाइक एक ऐसा इंसान हो जो कि मतलब ऐसा इंसान हो जैसे ये कैरी ग्रांट बन गया। एंड ये जो इंसान है कैरी ग्रांट तो ये बन गया लाइक एक ड्रीम लाइक फिगर बन गया ये बाकी लोगों के लिए। तो सेम वे में जैसे जो वोटर्स थे उन्होंने लाइक इसे इलेक्ट करा, ओबामा को इलेक्ट करा चैलेंजिंग टाइम्स में, ताकि ये जो हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो लाइक बेटर करे। तो ये जो कैरी ग्रांट का जो टाइम है प्रोबेबली इस टाइम पे जो लोगों की ज़िंदगी है तो शायद वो बहुत हार्ड हो गई होगी, या लाइक उस टाइम पे उनको कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो उन्होंने फिर चाहा कि लाइक ऐसा जो एक्टर है या ऐसी एक पर्सनैलिटी बने जो कि लाइक मतलब कॉमेडी में अच्छा हो, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो सेम वे में लाइक वो उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम्स में उसे चुना, ठीक है, कैरी ग्रांट को बनाने
बनाया डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो सेम वे में जो ओबामा है तो उसको भी बनाया गया डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ताकि ये जो ओबामा है ये लोगों की जो ज़िंदगी है उसको लाइक बेटर बनाए, ठीक है। तो कैरी ग्रांट जो है लाइक ये इसकी एग्जांपल हम वैसे ही ले सकते हैं जैसे कि अगर आज के दौर में बात करें जो मिस्टर बीन है, तो हम सब उसे मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरी ग्रांट है ये भी फिर फेमस वैसे ही था, इसे कोई रियल नेम से फिर उतना नहीं जानता था जितना कि कैरी ग्रांट से, ठीक है। एंड सेम वे में जैसे मिस्टर बीन है, हम भी उसका जो असली नाम है वो नहीं जानते, तो उसका असली नाम पता नहीं कुछ एटकिंसन है, बट हमारे लिए वो मिस्टर बीन है क्योंकि हमने जहाँ पे भी उसको देखा है तो हमने एज अ मिस्टर बीन उसे देखा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ऑथर की, जो पॉलिन कॉल है, ये एक अमेरिकन फिल्म क्रिटिक है। ये बताती हैं कि जो कैरी ग्रांट हैं ही इज़ द मैन फ्रॉम ड्रीम सिटी। तो ये लाइक को कहते हैं ना ख्वाबों की दुनिया से ये इंसान आया है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि जो ग्रैंट है ये ऐसा एक फिगर बन गया था उस टाइम पे, जो कि जो लोग हैं उनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता था, उनकी जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो आरज़ू थी, तो उनको वो रिप्रेजेंट करता था। तो ये वैसा उस टाइम पे शख्स बन गया था। तो सेम वे में जो ओबामा है तो वो भी वैसे शख्स बन गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। The author draws a parallel between Cary Grant and Barack Obama, suggesting that both men have reflective and mysterious qualities, becoming symbols of collective dreams. People project their desires on these self created figures, seeing in them whatever they wish to see. The author likens the desire to be Cary Grant, expressed by the actor himself, to the idea that everyone wants to be Barack Obama, especially during moments of hope and inspiration, such as when his name is chanted by the crowd in Grant Park. तो जो ऑथर है वो इन दो के एग्जाम्पल देती हैं, कैरी ग्रांट एंड बारक ओबामा की, एंड बताती हैं कि ये जो दो मैन थे तो इनके पास कुछ मिस्टीरियस क्वालिटीज़ थी, ठीक है। इसकी वजह से ही जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा पसंद करते थे एंड वो उनके जैसा बनना चाहते थे, जो लोग हैं उनके जैसा बनना चाहते थे। तो ये लोग जो हैं वो सिंबल बन गए, ठीक है, कि जो लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि अगर हमारे जो ड्रीम्स हैं अगर हम उनको फुलफ़िल करें तो हमें इनकी तरह ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग हैं उन्होंने उन्हें ऐसा पोर्ट्रे करा था कि अगर वो किसी भी अगर वो चाहते कि हमें ये ड्रीम चाहिए, हम इस ड्रीम को फुलफ़िल करें या हम इस ड्रीम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो लाइक वो ऐसा सोचते थे कि जो हम लाइफ चाहते हैं, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो ये लोगों के पास ऑलरेडी वो लाइफ है, ठीक है। ये लोग ऑलरेडी वो ड्रीम जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग हैं उन्होंने इनको ऐसे पोर्ट्रे करा था, ठीक है। तो जो ऑथर हैं वो बताती हैं कि जो एक्टर है कैरी ग्रांट जो है वो खुद भी ये चीज़ चाहता था कि वो कैरी ग्रांट बने। इतना ज़्यादा जो लोग हैं कैरी ग्रांट को पसंद करते थे, ठीक है। एंड सेम वे में जो बारक ओबामा है वो तो ऑब्वियसली बारक ओबामा ही थे। तो जब लोगों के पास होप ख़त्म हो जाती थी एंड उन्हें इंस्पिरेशन चाहिए थी, तो तब वो चाहते थे कि हम बारक ओबामा की तरह बने, ठीक है। एंड जो बारक ओबामा है तो वो भी ये चाहते होंगे कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूं। एंड जब जो ग्रैंट पार्क में उसका नाम जो है वो लिया जाता था, तो ग्रैंट पार्क को प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत करो जो कैरी ग्रांट है उनके साथ। तो ग्रैंट पार्क ये यूएसए में एक पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो बारक ओबामा है तो उसका जो नेम है वो लोग जो है वो ले रहे थे परहैप्स इलेक्शन जीतने के बाद। तो जो ओबामा थे तो वो भी ये दिल में चाहते होंगे कि मैं भी ओबामा ही बनूं। तो ऑब्वियसली वो तो पहले ही ओबामा थे, बट जो लोगों की यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो भी ड्रीम जो है वो जीना चाहते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग जो हैं कैरी ग्रांट एंड बारक ओबामा तो ये ऑलरेडी वो ड्रीम जी रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो ये समरी है यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं आपसे एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि आपने अभी ये डिटेल्ड समरी अगर यहाँ पे पूरी समझ ली है या आप वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ इसके बाद आप टेक्स्ट पढ़ें एंड आप देखें कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं या नहीं। तो एंड मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दीजिए कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी एंड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। तो इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।